नमस्कार, मैं आपकी स्वीटी कुमारी आप भी के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर भूषण कुमार रॉय है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। उन्होंने ट्रक ड्राइवर होते हुए भी कभी मुझे उस तरीके की परवरिश नहीं दी। मुझे जो मन किया, मुझे जैसा करने का मन किया, कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि नहीं मुझे पढ़ना ही है या फिर मुझे खेलना ही है। उन्होंने हमेशा कहा तुम जो करो अच्छा ही करो, तुम्हारा जिस चीज़ में रुचि जाए उसी चीज़ को करो। और मैंने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ मुझे करने का मन किया, मैं आज स्पोर्ट्स में कराटे की नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने इंटरनेशनल गेम भी खेला है, बट किसी कारणवश मैं उसमें मेडल नहीं ला पाई। पर मेरा उम्मीद है कि और भरोसा भी है कि मैं एक न एक दिन इंटरनेशनल मेडल जरूर जीतूंगी। आइए मैं आपको अपना जर्नी सुनाती हूँ, वहां से लेकर यहाँ तक का सफर कैसे तय किया। मैं पहले मुजफ्फरपुर में ही, मेरा जन्म मुजफ्फरपुर में ही हुआ, लेकिन जन्म लेने के बाद मेरे दादा दादी ने मेरे मम्मा पापा को घर से निकाल दिया। फिर मेरे पापा ने ठेला चलाना स्टार्ट किया। उन्होंने ठेला चला के 2000 की सैलरी पे मेरे और मेरी मम्मा का परवरिश स्टार्ट किया। फिर मैं अपने गांव सैदपुर रजौली हाजीपुर में रहती थी, वैशाली जिले में पड़ता है वो। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी हुई, 3 साल की लगभग हुई, तो मम्मा ने मेरी बड़ी मम्मी बड़े दादू की बड़ी बहू से पूछा कि मेरा एडमिशन के लिए। तो मेरे बड़े पापा बोलते हैं बाप मतारी पढ़वे न कर ली तो बाल बच्चा की पढ़ते। इसी लैंग्वेज में बोला उन्होंने। कहीं ना कहीं मेरे मम्मा पापा को थोड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं। उन्होंने इस बात को सोचा कि ये मेरे लिए एक एज ए मतलब कि चैलेंज है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। फिर मम्मा पापा ने मेरे उन्हीं के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसी स्कूल में एडमिशन कराया। और फिर एडमिशन के बाद नर्सरी, इन्फेंट, प्रेप तीनों में ही मैं यूकेजी तक वहाँ पढ़ी, प्रेप तक। और तीनों में ही मैं उनके सभी बच्चों से ज़्यादा हाईएस्ट रैंक लाती थी। और बड़े पापा खुद आके मुझे गुलाब जामुन मेरी फेवरेट मिठाई खिलाते थे। उसके बाद फिर मैं यूकेजी का मेरा रिजल्ट ही था जिस दिन सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया महुआ वाले रोड में हाईवे पे। और फिर मैं वहाँ से मेरा पैर टूट गया, जिस वजह से मुझे यहाँ तक प्लास्टर हुआ। मैं छोटी ही थी उस टाइम भी। मेरा पैर ठीक होने में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। वो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे, लेकिन डॉक्टर सीधा कहता था कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरे पापा का जिद था कि नहीं, हम अपनी बेटी को इतना कष्ट नहीं दे सकते हैं। अभी फिर साल भर बाद इसको फिर से स्टील निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसको कैसे भी करके, छोटी है, बिना स्टील के ठीक कीजिए और ये हो जाएगी। बहुत लोग कहते थे कहाँ से अनपढ़ गवार आ गए हैं, निकालो इनको। मतलब हमको याद है, हम देखे हैं पापा को हॉस्पिटल से धक्के मार के निकाला जाता था। उतने पैसे नहीं थे कि मुझे अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सके, इसलिए सदर अस्पताल में रखते थे बेड खर्चा के कारण, लेकिन इलाज प्राइवेट से ही चलता था। बहुत सारे हॉस्पिटल में तो होता था कि सीधा पूछते थे आप कमाते कितना है, आप ठीक कर लेंगे क्या। तो मम्मा झूठ मूठ कह देती थी। पापा का सैलरी तो 2200 रुपया ही था, लेकिन मम्मा फिर भी 10,000 बोलती थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता था 10,000 में आप इसको ठीक करा लेंगे, काफी पैसा लगेगा, कम से कम 2 लाख रुपया लगेगा। मम्मा सीधा कहती थी मैं जमीन बेच दूंगी, घर बेच दूंगी, लेकिन मैं अपने बच्ची को ठीक करा के रहूंगी। उस टाइम में मेरा भाई भी बहुत छोटा था, जिसके मौसी ने परवरिश की कुछ सालों तक, जब तक मैं ठीक नहीं हुई। फिर उसके बाद फाइनली उसी हॉस्पिटल के सदर अस्पताल में एक डॉक्टर आए, जिन्होंने कहा कि आप इसको मेरी क्लिनिक पे लेके आइए। मैं इसको अपनी बच्ची की तरह, उनकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसीलिए उन्होंने बोला कि इसे मैं अपनी बच्ची की तरह इलाज करूंगा। फिर उन्होंने बोला कि 2 साल तक दौड़ना नहीं, कूदना नहीं, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली। फुटबॉल खेलने के लिए पापा ने एयर सोल का जूता खरीद दिया, एक दिन में फुटबॉल को पचका दिए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद प्लास्टर था मुझे यहाँ तक, फिर भी मैं प्लास्टर में ही पैर घसीट घसीट के चलती थी, दरवाजा बंद करके, और मम्मी के आने से पहले लेट जाती थी। प्लास्टर चनक गया था तो हड़बड़ा के सब मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहते अब तो ये ठीक हो गई है, प्लास्टर कटवा दीजिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर 3 महीने के बजाय 1.5 महीने में ही मेरा प्लास्टर कट गया। फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए। और मेरा सपना था आईपीएस बनने का, जो कि कहीं ना कहीं पैर टूटने की वजह से हर कोई कहता था कि अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिकल में तुम सिलेक्ट नहीं हो पाओगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब देशभक्ति ही करना है तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। पर उस समय तक मुझे मेरे स्पोर्ट्स के बारे में मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं वो कर पाऊंगी या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद वापस हम लोग गाँव से शहर आने के बाद 5-6 साल बाद मैंने रासवल मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे कोई पता नहीं था कि मेरा आज ज्वाइनिंग होने वाला है। मम्मी बस आई, मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी, ज्वाइन करवा के चले गए। हम बहुत रोने लगे कि हमसे पूछ तो लेती, करवाना था तो डांस में करा देती, कराटे में क्यों करवा दी, क्योंकि हमको थोड़ा उस समय डर लगता था कि हम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। आज मम्मी हमको धमकी देती है कि अगर ये काम नहीं करोगी तो कराटे छुड़वा देंगे।
लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं हूँ, बस काम करवाने के लिए। फिर उसके बाद अब कराटे में धीरे धीरे अच्छा करने लगी, धीरे धीरे मैच भी खेलने लगी, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट, हर जगह खेलने लगी। नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल जीता। फिर उसका एक ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होने वाला था 8th माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो कि होने वाला था, वहाँ मैंने गया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ही थी, जिस वजह से मैं वहाँ मेडल नहीं जीत पाई। पर कोई बात नहीं, रोने लगी थी मैं। मेरे सर ने मुझे कहा, इसको बाहर से एक मेडल खरीद के टांग दो, इसको मेडल जीतने का मन नहीं, इसको बस मेडल पहनना है, इसका गेम से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मेडल लेके जाएंगे और जीत के लेके जाएंगे, खरीद के तो कोई भी पहन सकता है। फिर उसके बाद कंटिन्यू गेम्स खेलने के बाद इस साल मैं अपने क्लब की रासवल मार्शल आर्ट की स्पोर्ट्स डे के दिन मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे के सम्मानित किया गया। इस साल में पूरे 2022 से लेकर 2023 तक में सबसे सर्वाधिक मेडल देकर मैंने रासवल को दिलाया, जिस वजह से मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है। और जिसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे माता पिता, मेरे सर, जिन्होंने मुझे हमेशा ही प्रेरित किया है, रासवल मार्शल आर्ट जिसने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है, उन्हीं सबका योगदान है। और तो और बाल कटाना, जो कि मेरा हमेशा से शौक था, लेकिन मैंने इसे गेम को लेके नहीं कटाया, पर वजह यह था कि कभी मुझे कटाने नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा एक सबसे बड़ा सपना कि मुझे छोटा बाल रखना है, वो मेरा पूरा हुआ। सबसे बड़ा सपना था मेरा कि मैं बाल कटाऊं, जो कि कोई नहीं करवाने देता था। इनफैक्ट मेरे पापा भी कभी इस चीज को लेके एग्री नहीं हुए, लेकिन एक दिन पूरा मूड बन ही गया था कि आज तो कटा ही लेंगे। और पापा से दोबारा पूछे नहीं, एक बार बोले कि ठीक है कटा लो, दोबारा पूछते तो शायद मना हो जाता, इसलिए सीधा कटवा के ही गए। फिर उसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि लौंडा हो क्या, थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन कोई बात नहीं। वही लोग आज बधाई देते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जन्मदिन पे, मेडल लाने पे, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि पूरे मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की स्वीटी है। तो ये सब सुन के उस दिन का याद नहीं आता है, बल्कि वो लोग अच्छे ही थे जिन्होंने मुझे हर जगह पे हर चीज़ के लिए प्रेरित करते गए, कहीं ना कहीं मुझे चैलेंज देते गए कि मैं कुछ अच्छा करूं, ताकि मेरे उधर से ये लौंडा वाला धब्बा हट जाए, मैं एक स्पोर्ट्समैन कहलाने लगूं। और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे हो रहा है। और रहा बात IPS बनने का, तो देशभक्ति ही करनी है ना। जो एक IPS नहीं कर सकता है, वो मैं कर सकती हूँ, वो एक स्पोर्ट्समैन कर सकता है। कोई भी IPS, कोई भी आर्मी ऑफिसर झंडा गाड़ सकता है दूसरे देश में, लहरा नहीं सकता है, राष्ट्रगान नहीं बजवा सकता है। जो कि मेरा सपना है कि मैं दूसरे देश में जाकर अपने देश का राष्ट्रगान, अपने देश का झंडा जरूर लहराऊंगी और अपने कोच का सपना जरूर पूरा करूंगी। इसी के साथ मैं आपकी स्वीटी, धन्यवाद।